कल बहुत लोगों ने मेरी दाढ़ी कटने के बाद में मुझे कमेंट की कि भाई अनियन के अपरिचित लग रहे हो, अम्बी लग रहे हो, पता नहीं क्या क्या लग रहे हो। जिसके बाद में वो फिल्म मैंने हालांकि देखी थी थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं उसकी तरह लग रहा हूँ। तो मैंने फिर कहा कि ले भाई पूरी तरीके से बन जाते हैं अपरिचित या अम्बी। तो उस फिल्म के अंदर जो हीरो होता है उसको डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, या कह लो मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, या फिर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जो कि एक बंदा अच्छाई में बिलीव करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा शरीफ होता है, और एक बंदा उस अच्छाई को कंटिन्यू रखने के लिए बुरा बन जाता है और उन्हीं लोगों को मारता है जो एक्चुअली में बुरे होते हैं। वो मतलब एक तरीके से लॉ बन जाता है, वो लॉ को हाथ में लेने लग जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसा सिंड्रोम होता है कि उसकी पर्सनैलिटी में एक और पर्सनैलिटी ऐड हो जाती है। तो इसी तरीके के कई और सिंड्रोम होते हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब एक सिंड्रोम होता है जिसको कॉटार्ड सिंड्रोम कहा जाता है। ये काफ़ी रेयर मेंटल इलनेस होती है जो कि 1880 के वक्त में जूल्स कॉटार्ड, जो कि एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट था, उसने इसको अपने ही नाम पर दे दिया था कि कॉटार्ड सिंड्रोम ऐसा होता है। इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो अपने आप को डेड मानने लग जाता है कि मैं मर चुका हूं, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया के अंदर। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया के अंदर, उसको ये बिलीव होने लग जाता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरा कोई ऑर्गन या कोई शरीर का पार्ट अब जा चुका है, वो है ही नहीं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि क्या वो सोच रहा है, किस तरीके का है। वो डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, सेल्फ निगलेक्ट करने लग जाता है, डिल्यूजन में चला जाता है, हेल्यूसिनेशन में चला जाता है, जिसके अंदर वो कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं उसके साथ में। वो जिस चीज़ पे पहले बिलीव करता था वो अब उस पे बिलीव नहीं करता है। वो खाना पीना तक छोड़ देता है सिर्फ ये सोच के कि मैं मर चुका हूँ, अब इस दुनिया में हूँ तो हूँ नहीं मैं, तो मैं क्या करूँगा खाना पीना खा के। मुझे ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना कुछ चाहिए, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। अब यहीं पर एक और सिंड्रोम होता है जिसको एलियन हैंड सिंड्रोम कहा जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आप अपने हाथ की मूवमेंट पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसको अनार्चिक हैंड भी कहा जाता है। इसमें बंदा अपने हाथ को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। वो जैसा चाह रहा है अपने हाथ से करना, वो वैसा हो नहीं पाएगा। हाथ कुछ भी करता रहेगा, वो उसके कंट्रोल में रहता ही नहीं। और ज़्यादातर केस के अंदर होता है क्या है कि हाथ किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है, और काफ़ी टाइट, जितनी जान होती है ना उस जान को लगाकर उसको कुचलने की कोशिश करता है, कस के पकड़ता है, और उसको रिलीज़ करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो उसके कंट्रोल में है नहीं। वो चाहेगा भी ना कि मैं इस चीज़ को रिलीज़ कर दूँ, वो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अब इसी तरीके से एक होता है फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। अब इसको सुनकर आपको लगेगा कि हाँ भाई वो किसी और देश की लैंग्वेज बोलना शुरू कर चुका है, तो ये तो अच्छा है कि मतलब थोड़ा सा अमेरिकन एक्सेंट उसकी बोली के अंदर आ चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जितना ये आसान लग रहा है सुनने में वैसा नहीं है। इसके अंदर बंदे को डिफ़िकल्टी भी हो जाती है बोलने में, उसके जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उससे। और वो जो ग्रामर होती है जिससे वो वर्ड टू वर्ड मैच करके एक पूरा सेंटेंस बना देता था पहले, अब वो बना नहीं पाता है। कोई वर्ड कहीं आ रहा है, कोई वर्ड कहीं आ रहा है, वो रिदम मैच नहीं करती है। इसके अंदर उसका मतलब एक्सेंट बदल सकता है, बोलने का तरीका बदल सकता है, लेकिन जो रिदम होगी, जो सेंटेंस होगा, वो शायद आपको समझ ही ना आए क्योंकि वो इधर का उधर हो जाएगा, वो भूल चुका है अपनी ग्रामर। अलायंस इन वंडरलैंड सिंड्रोम भी एक होता है। ये हालांकि काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। ये कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए आ जाता है लोगों के अंदर, और इस तरीके के सिंड्रोम के साथ में रहने वाले लोगों को अक्सर क्या होता है कि वो बॉडी इमेज डिफरेंट टाइप की देखने लग जाते हैं, साइज डिफरेंट टाइप का दिखता है उनको, शेप डिफरेंट टाइप की दिखती है, कलर्स तक डिफरेंट टाइप के दिखने लग जाते हैं। इसमें माइक्रोप्सिया हो जाता है जो कि आंखों की वजह से होता है कि मतलब आंखों को जो दिख रहा होता है वो या तो काफ़ी छोटा दिख रहा होता है या काफ़ी बड़ा दिख रहा होता है। जो रियलिटी में साइज है उसका वो साइज नहीं दिखेगा, या तो बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती हैं लोगों के साथ में। अब एक और सिंड्रोम होता है जिसको मिरर टच सिनेस्थीसिया सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसके अंदर होता है क्या है कि आपको दूसरों का पेन होने लगेगा। दूसरों को अगर कोई टच कर रहा है तो वो भी आप फील करने लगोगे। अगर आपके सामने कोई किसी को थप्पड़ मारता है तो उसका दर्द आपको होने लगेगा कि लगता है मेरे को भी थप्पड़ लगा है, और या फिर कोई किसी को गुली गुली कर रहा होगा, टिंगलिंग जिसको बोलते हैं, वो कर रहा होगा, तो हंसी इसको भी आने लग जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। और इस तरीके के लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। मतलब ये सामने वाले का दर्द दुख देख ही नहीं सकते क्योंकि इनको भी फील होने लगता है कि ये बिल्कुल
मेरे साथ हो रहा है, जैसे कि कुछ इस तरीके का इनको फील होने लग जाता है। अब इस तरीके की चीज़ शायद आपने जुड़वा फिल्म के अंदर देखी होगी, जिसके अंदर उसका भाई पिट रहा होता है लेकिन दर्द उसको भी हो रहा होता है। यहीं पर प्रसवपग्नोसिया नाम का एक सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर बंदा सामने वाले का फेस रिकॉग्नाइज करना भूल जाता है, चाहे वो 20 साल से उससे मिल रहा हो, लेकिन जब वो एकदम से मिलेगा तो वो उसको नहीं पहचान पाएगा। आने वाले वक्त में चाहे उससे और घुलने मिलने लग जाए, 10 दिन और मिल जाए, लेकिन अगले ही दिन जैसे ही मिलेगा वो उसको नहीं पहचान पाएगा। इसके अंदर होता है क्या है कि वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो होता है हमारे दिमाग के अंदर का, वो काम करना बंद कर देता है कि मतलब कभी पहचान ही नहीं पाएगा किसी को भी, वो चाहे वो सुबह मिलाओ और दोपहर में दोबारा मिले, या दोपहर में मिलाओ शाम को दोबारा मिले, तो नहीं पहचान पाएगा वो इसके अंदर। अब यहीं पर एक और खतरनाक सिंड्रोम होता है जिसको स्टोन मैन सिंड्रोम कहा जाता है। इसके अंदर मसल, टेंडन या लिगामेंट वगैरह धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं अपनी मूवमेंट को, मतलब वो ज़्यादा हिलना डुलना पसंद नहीं करती और धीरे 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 वो बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं काम करना। और ये शायद काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिंड्रोम है जिसको भी हो जाए। जो ज़्यादातर सिंड्रोम होते हैं दरअसल दिमाग के डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, किसी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, उसके बाद में इस तरीके के सिंड्रोम आने शुरू हो जाते हैं, या फिर किसी दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ जाए, जैसे किसी का रिलेशनशिप एंड हो जाए, कोई मेंटली मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में आ जाए और वो मतलब दिमाग ही ख़राब हो जाए, बस इस तरीके की चीज़ों के बाद में ये होता है।